साजिद की शादी खुशबू से तकरीबन 9 महीने पहले हुई थी। खुशबू उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। साजिद से शादी होने के बाद वह उसके साथ नागपुर आ गई थी। साजिद काम में ज़्यादा बिजी रहता था, पर जब भी वह घर आता तो हर वक्त खुशबू को अपनी बाहों में भरे रहता था और उसे कभी यह एहसास नहीं होने देता था कि वह घर पर कम वक्त देता है। साजिद खुशबू का बहुत ध्यान रखता था, घर के कामों में भी पूरी मदद करता था। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती उसे फौरन हाजिर करता था। खुशबू एक दिन बाथरूम साफ कर से रही थी कि वह फिसलकर गिर पड़ी और उसके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और 1.5 महीना बिस्तर से उठने को मना कर दिया। घर आकर खुशबू ने साजिद से कहा, क्यों न 2 महीने के लिए अपनी माँ को यहाँ बुला लूँ। साजिद ने कहा, हमारा घर छोटा है, इसमें तुम्हारी माँ कैसे एडजस्ट करेगी। खुशबू बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, हम तीनों यहीं सो जाया करेंगे। साजिद ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वही करो। कुछ ही दिनों में खुशबू की माँ साजिद के घर आ गईं। रात में तीनों फर्श पर बिस्तर बिछा कर सो गए। एक तरफ खुशबू की माँ, बीच में खुशबू और दूसरी तरफ साजिद। इस तरह तीनों ने एडजस्ट कर लिया। अगले दिन से ही खुशबू की माँ ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। साजिद की सास रूशा में एक अजीब सी कशिश थी। खुशबू और उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि वे दोनों माँ बेटी हैं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे बहनें हों। रूशा खुशबू की सौतेली माँ थी। वो देखने में भी खुशबू से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गदराया बदन, गुलाबी गाल, सुर्ख होंठ, पतली कमर, उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए रहते थे। रात का समय था, वे तीनों सो रहे थे। इसी बीच खुशबू को बाथरूम जाना था। रूशा उसे सहारा देकर बाथरूम ले गई और उसके आने के इंतजार में बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद में करवट बदलते वक्त साजिद का हाथ अपनी सास की छाती से छू गया। साजिद ने उन्हें खुशी समझकर अपनी बाहों में भर लिया और उनके बदन को सहलाने लगा। रूशा साजिद के मजबूत हाथों की छुअन पाते ही मदहोश होने लगी। उन्हें एक अजीब सा मजा महसूस होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने अपने बदन को साजिद की बाहों में धकेल दिया। साजिद हरकत कर रहा था और रूशा पूरी तरह मदहोश हो रही थी। उन्होंने साजिद को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर चुंबनों की बौछार कर दी। इसी बीच साजिद की नींद खुल गई। बाहों में अपनी सास रूशा को देख पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, पर जल्द ही रूशा ने उसके बदन को चूमकर उसकी हिचकिचाहट दूर कर दी। अभी वे दोनों एक दूसरे के बदन से लिपटे हुए ही थे कि खुशबू ने आवाज लगाई, अम्मी, मुझे सहारा दो। खुशबू की आवाज सुनकर वे दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए और दोनों के बदन की जलती हुई आग जहां की तहां थम कर रह गई। उस रात रूशा ठीक से सो नहीं पाई। उन्हें रहर कर साजिद के मजबूत हाथों की पकड़ सताने लगी थी। रूशा एक जवान औरत थी। उनके बदन की आग को बूढ़ा शौहर ठंडा नहीं कर पाता था, क्योंकि उम्र के ज़्यादा अंतर के हिसाब से रूशा की जवानी जब उफान पर थी, तब उनका शौहर बूढ़ा हो चुका था। अगले दिन जब रूशा सुबह उठी, तो उन्होंने तिरछी नज़रों से साजिद को देखा, जो नज़रें चुराकर उन्हें ही घूर रहा था। रूशा ने आज साजिद को नाश्ता देते वक्त अपनापन जाहिर किया और उसे बड़े प्यार से नाश्ता कराया। दोनों तरफ से नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे के लिए चाहत गोते मार रही थी और दोनों मिलने के लिए मौके की तलाश में थे। जब रहा नहीं गया, तब रूशा ने साजिद से कह दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। साजिद ने कहा, ठीक है, मैं आज नींद की गोली लाता हूँ। तुम उसे खुशबू के दूध में मिला कर दे देना। जब वह गहरी नींद में सो जाएगी, तब हम एक हो जाएंगे। रूशा ने रात को खुशबू के दूध में नींद की गोली डाल दी और उसे वह दूध पिला दिया। जब खुशबू गहरी नींद में सो गई, तब रूशा बिना वक्त गंवाए साजिद के पास आ गई और उस पर चुंबनों की बौछार करने लगी।
आज वे रिश्तों की हर हद को पार करने का इरादा कर चुकी थी। बरसों से थमी अपने जिस्म की आग को वे साजिद जैसे जवां मर्द से ठंडा करने के लिए बेताब हो रही थी। इस बेताबी में उन्होंने साजिद के जिस्म के हर हिस्से को चूम चूम कर लाल कर दिया। साजिद रूशा का गोरा और गदराया बदन देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि वह भी सास-दामाद के रिश्ते को भूल गया और रूशा को अपनी बाहों में भरकर उनके अंगों से खेलने लगा। साजिद की इस हरकत से रूशा मदहोश होने लगी। साजिद ने पूरी ताकत से रूशा को जकड़कर ऐसा सुख दिया जो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। अब तो वे दोनों एक दूसरे के ऐसे दीवाने हो गए कि जब भी वक्त मिलता वे एक हो जाते। कहते हैं कि गलत काम करने में भले ही कितनी भी सावधानी बरते, मगर एक न एक दिन वह गलत काम सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ रूशा और साजिद के साथ भी हुआ। खुशबू का पैर अब सही हो चुका था। उसे चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं थी। रूशा को वहाँ 3 महीने गुजर चुके थे। उनका मन अब वहाँ से जाने को नहीं कर रहा था। खुशबू ने एक दिन अपनी माँ रूशा से पूछा, अम्मी, आपका टिकट निकलवा दूँ? कब जाने का इरादा है? घर पर अब्बा भी अकेले हैं। रूशा बोली, तुम मुझे अपने घर से भगाना चाहती हो क्या? जब तक तुम बिल्कुल सही नहीं हो जाती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। खुशबू बोली, मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, चल फिर भी सकती हूँ। इस पर रूशा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। रूशा साजिद को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। साजिद ने इन 3 महीनों में रूशा को जो जिस्मानी सुख दिया था, वे उसे खोना नहीं चाहती थी। उनके बेजान जिस्म को साजिद ने अपने प्यार से तराश कर एक नई महक भर दी। आज रूशा अपने दामाद साजिद की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जो उन्हें उससे दूर करने की कोशिश करता, वे उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी। साजिद भी अपनी सास का ऐसा दीवाना बना हुआ था कि अब उसे अपनी बीवी से भी कोई लगाव नहीं था। वह तो बस अपनी सास रूशा के गोरे और गदराए बदन का दीवाना बना बैठा था। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। साजिद भीग चुका था। आज वह काम से जल्दी घर आ गया था। उसने घर की डोरबेल बजाई। सामने रूशा खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। बाल हटाते हुए जैसे ही रूशा ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा साजिद के सामने किया, साजिद दीवानों की तरह देखता ही रह गया और बोला, वाह, क्या नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांद बादलों को चीरता हुआ सामने आ गया हो। साजिद अंदर आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। शरीर का हर अंग साफ साफ नजर आ रहा था। रूशा बोली, जल्दी कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। साजिद ने इधर उधर देखा। खुशबू वहां नहीं थी। वह वही कपड़े उतारने लगा। रूशा तौलिए से उसके बाल सुखाने लगी। रूशा के छूने से साजिद का हर अंग मचलने लगा। दोनों एक दूसरे का प्यार पाने के लिए उतावले हो उठे। जल्द ही साजिद और रूशा ने अपने अपने कपड़े उतारे और एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। जल्दी जल्दी में घर का दरवाजा बंद करने का भी उन्हें ख्याल न रहा। वे दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे और अपनी रासलीला में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ होश न था। इतने में खुशबू वहां आ गई। उसने जैसे ही दरवाजा धकेला तो अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। खुशबू अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। अपने ही दामाद से नाजायज रिश्ता बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। इसके बाद खुशबू साजिद पर बरसते हुए बोली, तुम्हें अपनी माँ जैसी सास के साथ यह सब करते हुए शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम जैसे शौहर पर, जो अपनी सास के साथ ऐसा घिनौना रिश्ता बना रहे हो। अभी मैं तुम दोनों की काली करतूत अब्बा को बताती हूँ। कहते हुए खुशबू अपने अब्बा के पास फोन करने ही वाली थी कि रूशा ने खुशबू के सिर पर पास रखे गमले से ऐसी चोट की कि वह नीचे गिर पड़ी। साजिद ने फौरन खुशबू के हाथ से फोन छीन लिया और उसका गला दबाने लगा। रूशा खुशबू के हाथ पैर पकड़कर चिल्लाने लगी, साजिद, मार दो इसे। इसके जीते जी हम एक नहीं हो सकते। अगर यह जिंदा रही तो हमारी असलियत सबको बता देगी। पर साजिद में इंसानियत बाकी थी।
उसने खुशबू का गला छोड़ दिया और रूषा को भी धक्का देकर हटा दिया और जल्दी से खुशबू के माथे पर पट्टी बंधी और उसके सामने बैठकर रोने लगा। खुशबू की तो जान में जान आई और साजिद को देखकर हैरान रह गई। जो आदमी एक पल पहले उसकी जान ले रहा था आज उसके सामने शर्मिंदा होकर जमीन में गड़ा जा रहा था। साजिद रोते हुए खुशबू से बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ और तुम इसके लिए जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। पर खुशबू के सिर से खून ज़्यादा बह रहा था तो साजिद उसको लेकर हॉस्पिटल चला गया और जब वो दोनों घर वापस आए तो रूषा जा चुकी थी। साजिद कई दिनों तक खुशबू से आंख नहीं मिल पाया, वो अपराध बोध में डूब गया था। कुछ दिन बाद उसके अब्बू का फ़ोन आया। खुशबू ने बोला अब्बू, पर उधर से रूषा की रोती ही आवाज़ आई। उसने बोला, खुशबू मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ पर जो प्यार एक औरत को मिलना चाहिए वो मुझे जीवन में कभी नहीं मिला था। लेकिन उस रात साजिद ने अनजाने में जो मुझे छुआ उसके बाद में आपने आप को रोक नहीं पाए और साजिद को मैं ही उकसाया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे जिस्म की आग ही तेरी कसूरवार है। पर अब तक तुमने ये सब अब्बू से क्यों नहीं बताया? खुशबू बोली, माँ शादी के बाद मुझे जिस्म की भूख का होती है समझ में आ गया है और साथ ही साथ आप पर दया भी आती है। ये कहकर खुशबू ने फ़ोन काट दिया और साजिद को अपनी बाहों में भर लिया।